हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम करने वाले हैं यूपी आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज। और आज हमने स्टार्ट किया है ध्येय आईएएस का टेस्ट। तो आज हम यहाँ पे ध्येय आईएएस के टेस्ट नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट में टोटल 140 क्वेश्चन है जिनको यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। तो पहला कथन है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, इसके द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। देखिए, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है। जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 में आया था, इसके द्वारा जो कंपनी के कार्य थे उन पे अब ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। और इसी एक्ट में जो है वो पहली बार कंपनी शासित जो क्षेत्र था उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, इस वजह से क्योंकि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। और उसी व्यवस्था के तहत मद्रास एवं बंबई के जो गवर्नर जनरल थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। तो इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ये 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके तहत ये बात कहा गया था। इस वजह से सेकंड तो गलत हो जाएगा, सिर्फ एक सही होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था? देखिए, जो 1858 का एक्ट था ना, 1858 का एक्ट, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद से जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, इसके तहत क्या किया जाता है कि जो भी कंपनी का शासन होता है, जो कंपनी का शासन था उसको समाप्त कर दिया जाता है और भारत का जो शासन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से महारानी के अधीन हो जाता है। और उसी समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और कैनिंग ही जो थे वो अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। इस वजह से जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में बताना है कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन थोड़ा गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये होना चाहिए था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, ये आप ऐड कर लीजिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, कुछ मंत्री हैं और उनको कौन से मंत्रालय का दिया गया था उसके बारे में देखना है। तो पहला है लियाकत अली। देखिए, लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया था, बिल्कुल सही सुमेलित है। जो जोगेंद्र नाथ मंडल थे, देखिए जोगेंद्र नाथ मंडल को रेल मंत्रालय नहीं दिया गया था, गलत है। रेल मंत्रालय जो दिया गया था वो दिया गया था अरुणा आसिफ अली को। अरुणा आसिफ अली को जो है रेल मंत्रालय दिया था और जोगेंद्र नाथ मंडल को दिया गया था विधि मंत्रालय। ये ध्यान रखिएगा, इनको जो है विधि मंत्रालय दिया गया था। और जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया था, बिल्कुल सही। और बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया था। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में कौन से 8वीं अनुसूची से संबंधित है? देखिए, जो संवैधानिक संशोधन है कौन सा 8वीं सूची से संबंधित है इसको देखना है। देखिए, जो स्टार्टिंग में 8वीं सूची थी उसमें जो भाषाओं की संख्या थी वो टोटल 14 भाषाएं थी। अभी तो वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी। उसमें समय समय पे कुछ भाषाएं ऐड की गई हैं। तो सबसे पहले तो 21वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। इसके तहत जो है वो सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इसके तहत जो है वो सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। उसके बाद से 71वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1992 का। इसके तहत जो है वो नमक, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, याद करने की एक ट्रिक है। नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, इन 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। इसके बाद आता है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके तहत जो है वो बीडीएमएस को जोड़ा जाता है। ये भी एक ट्रिक है, बीडीएमएस, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब टोटल मिलाकर के 22 भाषाएं हो जाती हैं। तो ये तीनों ही जो संशोधन है वो 8वीं अनुसूची से संबंधित है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से गृहीत नहीं किया गया है? ये देखिए, जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनको थोड़ा ध्यान से देखा करिएगा। यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है कि आप नहीं को ध्यान नहीं देखते हैं। आजकल जो एग्जाम्स हो रहा है ना वो पूरे स्टेटमेंट से नहीं खोलते हैं, एक छोटे छोटे शब्दों से खेलना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कौन सा जो संविधान की प्रक्रिया है वो आयरलैंड से नहीं लिया गया है। पहला है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। देखिए, जो राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ये ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बाकी जो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति और राज्य के नीति निषेध तत्व, ये तीनों ही जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। इसके अलावा जो हमारा
संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया है उसको भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी। देखिए जो हड़प्पा कालीन की बस्ती थी उसको देख लेते हैं। तो जो हड़प्पा है, हड़प्पा तो देखिए रावी नदी के किनारे स्थित थी। कालीबंगा जो था वो घग्घर नदी के किनारे स्थित था, और रोपड़ जो था ये सतलज नदी के किनारे स्थित था, और लोथल जो था ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था। तो बताना है कौन सी नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता नहीं फैली हुई थी। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था वो उत्तर में झेलम नदी के पूर्व तट से दक्षिण में जो यमुना नदी की सहायक नदी थी हिंडन, वहां तक माना जाता है। यहाँ पे गंगा दिया है, तो जो गंगा नदी थी इसके तट पर सिंधु सभ्यता का कोई विस्तार नहीं था, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है। देखिए यहाँ पे जो पंचायत एवं नगर निगम निर्वाचन है इसको जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग को संपन्न कराता है, ना कि भारत का निर्वाचन आयोग, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। बाकी संसद के सदस्यों का निर्वाचन, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सभी जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है इसको कंप्लीट कराता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही आंसर देना है। देखिए 371 झा जो है वो गोवा राज्य के संबंध में उपबंध है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। 371 जो झा है वो अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है, और 371 जो छा है वो मिजोरम राज्य के संबंध में उपबंध की बात करता है, और 371 घ जो है वो आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। इस प्रकार ये करेक्टली मैच है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए बिल्कुल सही है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सेकंड कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और थर्ड है इसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक उसके कार्य कर सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तीनों ही सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए जो संविधान का अनुच्छेद 63 है वो उपराष्ट्रपति के बारे में बात करता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 63 जो है वो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। और जो उपराष्ट्रपति का पद है ये भी ध्यान रखिएगा, जो उपराष्ट्रपति का पद है ये पद हमने कहाँ से लिए थे, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन जो है वो सही है। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो अनुच्छेद 61 है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात करती है, और ये जो प्रक्रिया होती है महाभियोग की ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। सेकंड कह रहा है अनुच्छेद 61A के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार एवं सिद्ध असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। देखिए गलत स्टेटमेंट है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जाता है, ना कि साबित कदाचार व सिद्ध असमर्थता के आधार पर। तो वो संविधान के अतिक्रमण, ये ध्यान रखिएगा, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। इस वजह से सेकंड वाला गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल एक कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य के संबंध में सही नहीं है। यहाँ पे बताना है कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। तो यह मूल संविधान का हिस्सा है। देखिए बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है पहला ही, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। देखिए जो मूल कर्तव्य है वो मूल संविधान के हिस्सा नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। इनको 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसके द्वारा इनको संविधान में जोड़ा गया था, और ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इनको ऐड किया गया था संविधान में। और उसके लिए फिर संविधान में जब संशोधन होता है तो भाग 4 का जोड़ा जाता है, और इसमें जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 51 जो है वो मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो आप ये ध्यान रखिएगा मूल कर्तव्यों के बारे में। और भी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। ये संविधान के भाग 4 का में वर्णित है बिल्कुल, और ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है, ये बिल्कुल सही है। और जो 86वां संविधान संशोधन 2002 का है उसके द्वारा 11वां जो मूल कर्तव्य उसको जोड़ा गया है। देखिए भी बिल्कुल सही है। जब मूल कर्तव्य का 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था संविधान में, तो उस समय 10 ही मूल कर्तव्य थे। 11वां जो मूल कर्तव्य उसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य जो है वो अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमे को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों को भेजने से है। देखिए यहाँ पे जो रिट की बात कर रहा है वो न्यायालय टू न्यायालय की ही बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जो रिट जारी करने की शक्ति होती है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, और हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो 226 के तहत रिट जारी करता है। टोटल जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, उत्प्रेषण, जिसको सर्सियरी कहा जाता है। ये जो रिट होता है ये अधीनस्थ न्यायालय में जो भी लंबित मुकदमे होते हैं
उनको वरिष्ठ न्यायालय में भेजने के लिए ये रिट जारी किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। देखिए, जो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने की शक्ति है ये केवल राज्यसभा को, ये ध्यान रखिएगा, केवल राज्यसभा को ये शक्ति प्रदान है और ये अनुच्छेद 312 के तहत उसका विशेष अधिकार है। इसमें क्या होता है कि अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से किसी भी ऐसा प्रस्ताव पास करके लोकसभा को बोल देती है तो कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, 2/3 बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति से तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। देखिए, यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है वो डीपीएसपी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। जो डीपीएसपी है संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है निश्चित तत्वों की बात किया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 20 का सही जवाब। देखिए, जो 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों की बात कर रहा है वो डीपीएसपी में नहीं किया गया है। जो डीपीएसपी का आर्टिकल 45 है, 45 है, इसके तहत कहा गया है कि जो भी बच्चे 6 वर्ष से कम के हैं, 6 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं, उनके देख रेख या उनका जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उनके लिए शिक्षा का उपबंध जो है वो राज्य करेगी, ना कि 6 से 14 वर्ष के लिए। तो इस वजह से इसका सही जवाब भी हो जाएगा। अन्य जो है विकल्प उनको भी देख लेते हैं। कुछ दशाओं में जो काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार है, इसके लिए जो आर्टिकल है 41 है, ये बात किया गया डीपीएसपी में। सी है कि लोक स्वास्थ्य में सुधार राज्य का कर्तव्य होगा। देखिए, ये जो बात किया गया है वो आर्टिकल 47 के तहत किया गया है। और पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की जो रक्षा की बात किया गया है ये आर्टिकल 48 का के तहत कहा गया है। तो ये तीनों तो है परंतु बी नहीं, इसलिए सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नीचे 2 कथन दिए हुए जिनमें एक को अभिकथन और दूसरा कारण कहा गया है। बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो इसका अभिकथन है महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है। देखिए, जो महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, तो ये जो है ये सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। जो महान्यायवादी के बारे में बात किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 76 के बारे में बात किया गया है। 76 में जो है वो महान्यायवादी के बारे में बात किया गया है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता रखने वाले कि कोई भी व्यक्ति है उसको राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये ध्यान रखिएगा, और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। परंतु ये जो है ये सरकार का या राष्ट्रपति का किसी का भी जो है ये पूर्णकालिक परामर्शी नहीं होता है। बी है कि इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, बिल्कुल सही है। तो अभिकथन तो गलत है, कारण इसका सही है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो इसका डी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए, जो 11वीं अनुसूची है, संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायतों से संबंधित है और उसमें जो विषय दिए गए हैं वो टोटल दिए गए हैं 29 विषय, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये वर्णित है। देखिए, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और ऐसा किया गया है आर्टिकल 153 के तहत। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, आर्टिकल 153 में ये वर्णित है और ये किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संशोधन जो संविधान का हुआ था उसके अनुसार इसको किया गया था, जो हुआ था 1956 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक था। देखिए, जो सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक होता था ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, गुप्तचर विभाग का प्रमुख। देखिए, जो पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था उसको दीवान ए इंशा कहा जाता था, दीवान ए इंशा। और जो अश्वशाला का प्रमुख होता था उसको अमीर ए आखुर कहा जाता था, अमीर ए आखुर कहा जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पुस्तक दिया हुआ, लेखक दिया है। देखिए, जो शाहनामा पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो फिरदौसी हैं, बिल्कुल सही सुमेलित है। श्री कृष्ण विजय जो है इनकी बुक का नाम है मालाधार वसु, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तहकीक-ए-हिंद जो है पुस्तक, इसके लेखक अलबरूनी है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। रहला जो पुस्तक है वो उत्बी का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। रहला जो पुस्तक है वो इब्न बतूता की पुस्तक है, इब्न बतूता की पुस्तक है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया है, ये बताना है कौन सा स्थापत्य जिसका निर्माण शाहजहां ने नहीं कराया है। देखिए, ताजमहल का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया है 1648 ईस्वी में। लाल किला का निर्माण भी जो है वो शाहजहां ने करवाया है 1648 ईस्वी में, इसका भी करवाया था। और आगरा फोर्ट जो है, जो आगरा का किला है, इसका निर्माण जो है वो शाहजहां ने नहीं करवाया, इसका निर्माण जो है वो अकबर ने कराया है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। और जो दिल्ली की जामा मस्जिद है इसका भी निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा जो है वो सही कालक्रम में है। देखिए, सोशल सर्विस लीग की जो स्थापना हुआ था वो 1911 में हुआ था
और स्वराज पार्टी बनी थी 1923 में। और द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुआ था और नौजवान सभा स्थापित हुआ था 1926 में। इस प्रकार जो सही जवाब इसका हो जाएगा, पहले 3 हो जाएगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस के द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। जो तहकीकात कमेटी बनी थी ये कांग्रेस के द्वारा इसको बनाया गया था। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल, ये डेट हमेशा पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 की घटना है ये। और उसके बाद से होता क्या है कि कांग्रेस जो है तहकीकात कमेटी का गठन करती है इसकी जांच के लिए, और उसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे इसके मदन मोहन मालवीय। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में गठन किया गया था। और अंग्रेजों ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी बनाई थी, वो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में बनाई थी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अभिकथन है इसका, चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट को लागू करवाया था। देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, और जो अभिकथन है उसका कारण भी सही है, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पे कुछ पत्र और पत्रिकाएं दी हुई हैं, उसके लेखक दिए हैं। तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, देखिए ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के जो लेखक हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। और हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के जो लेखक हैं वो लाला हरदयाल हैं, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और अ नेशन इन मेकिंग के जो लेखक हैं वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, और हमदर्द के जो लेखक हैं वो मोहम्मद अली हैं। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप में जाना जाता है। देखिए जो पवनार आंदोलन है इसको लोकप्रिय रूप में जाना जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। देखिए जो पवनार आंदोलन था वो गांधी जी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को, ध्यान रखिएगा 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, और ये पवनार में ही सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। इस वजह से जो है इसको पवनार आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। और जो प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, और जो दूसरे सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे सत्याग्रही कौन थे इसको आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन में कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो इसमें पहला कथन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1817 से 1819 के बीच, 1817 से 1819 के बीच में हुआ था। और उसके द्वारा होता क्या है कि जो भी वंशानुगत पद होता है पेशवा का उसको समाप्त कर दिया जाता है। सेकंड है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। देखिए भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो अंतिम पेशवा थे वो बाजीराव द्वितीय थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री तथा तत्काल शासकों से युग्मों का जो है वो सही सुमेल करना है। विजयनगर साम्राज्य में बताना है कौन से यात्री आए थे और किसके शासन काल में आए थे। देखिए जो निकोलो कोंटी आया था वो देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। नुनीस जो आया था वो अच्युत राय के समय में आया था, और डोमिंगो जो पायस था वो कृष्णदेव राय के समय में आया था। तीनों ही सही सुमेलित थी, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी जो है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही सुमेलित है बताना है। देखिए जो लोएस पठार है वो चीन में स्थित है, पोटावर पठार जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, और जो सान का पठार है वो म्यांमार में स्थित है। तीनों ही जो है वो सही सुमेलित है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 की घटना है, और इस समय जो है वो 3 लोगों ने अपने पद को त्यागा था। वो 3 लोगों में कौन कौन थे, तो देखिए सबसे पहले तो गांधी जी थे। गांधी जी ने क्या किया था, अपने कैसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। सेकंड जो थे वो जमनालाल बजाज थे। जमनालाल बजाज ने क्या किया था, जो इनको राय बहादुर की उपाधि दिया था अंग्रेजों ने, उसको इन्होंने त्याग दिया था, वापस लौटा दिया था। और थर्ड नंबर पे थे शंकर नायर। ध्यान रखिएगा जो थर्ड थे वो शंकर नायर थे। शंकर नायर ने क्या किया था कि वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, और उन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया था। तो इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा, शंकर नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिल ताड़ यानी पाम ऑयल का देश कहा जाता है।
देखिए जो अफ्रीका महाद्वीप का नाइजीरिया देश है उसको पाम ऑयल कहा जाता है, पाम ऑयल कंट्री कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए जो नाइजीरिया जो देश है इसकी जो राजधानी है वो अबूजा है, उसको भी ध्यान रखिएगा, अबूजा जो है वो नाइजीरिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित नदियों पर विचार करना और बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला है लिम्पोपे नदी, लिम्पोपे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। देखिए गलत स्टेटमेंट है, जो लिम्पोपे नदी है ये विषुवत को नहीं बल्कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, इस वजह से पहला तो गलत हो गया। सेकंड है जो कांगो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, देखिए ये भी गलत है, जो कांगो नदी है वो मकर को नहीं बल्कि वो विषुवत को 2 बार काटती है, इस वजह से दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, ना तो एक सही और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है। देखिए जो अर्जेंटीना का चाको का मैदान है वो प्रसिद्ध है कपास उत्पादन के लिए, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, कपास मैदान के लिए। देखिए अर्जेंटीना में जो शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है उसको पंपास कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अर्जेंटीना जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरे सबसे बड़ा देश है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है। देखिए जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है वो न्यूजीलैंड में स्थित, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। देखिए इसकी जो सर्वोच्च चोटी है दक्षिणी आल्प्स पर्वत की वो है माउंट कुक, ये भी ध्यान रखिएगा, उसका नाम है माउंट कुक। और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, नीचे 2 कथन दिए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। देखिए इसमें पहला जो है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती है। देखिए बिल्कुल सही है, जो तापमान विषमताएं होती हैं वो अधिकतम उत्तरी गोलार्ध में प्राप्त होती है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता होती है। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल के संबंध में कौन सा एक कथन जो है वो सत्य है। क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, इसके बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो संवहन धाराएं होती है, जो कन्वेक्शनल करंट्स होती हैं वो इसी मंडल में पाई जाती हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जो जेट स्ट्रीम होती है वो क्षोभ मंडल में ही प्रभावित होती है, भी बिल्कुल सही है। और क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, बिल्कुल सही है, जो क्षोभ मंडल है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है और इसकी ऊपरी जो सीमा होती है उसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है सही है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा कि सभी कथन जो है वो सत्य हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है, ध्यान रखिएगा। पहला है विषुवत रेखा पर कोरियोलिसिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है। देखिए ये गलत है क्योंकि विषुवत रेखा पर जो है वो कोरियोलिसिस बल का जो प्रभाव होता है वो शून्य होता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे कम जो होता है विषुवत रेखा पे होता है और सबसे अधिक जो होता है वो ध्रुवों पर होता है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इस वजह से जो इसका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए और दोनों ही जो है वो असत्य कथन है। देखिए कोरियोलिसिस बल होता क्या है, एक आभासी बल होता है जो पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण ये उत्पन्न होता है और जो पवनों की दिशा होती है, जो पवनों की मूल दिशा होती है उनको ये विक्षेपित कर देता है ये बल। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो चिनूक को हिमभच्छी पवन कहा जाता है। देखिए बिल्कुल सही है, जो चिनूक पवन होती है ये बर्फ को पिघलाकर क्या करती है, चारागाहों को पशुओं हेतु उपयोगी बनाती है और ये राकी पर्वत की पूर्वी ढाल के सहारे चलती है और ये जो चिनूक पवन है ये एक गर्म और शुष्क पवन है, इस वजह से चिनूक को जो है हिमभच्छी पवन कहा जाता है। सेकंड है, इसका रीजन कारण है कि यह पवन शीतकाल के अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर जो चारागाह होते हैं उनको पशुओं हेतु उपयोगी बनाए रखती है। देखिए बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य अवस्थित है। देखिए नदियों के हिसाब से भी हिमालय को बांटा जाता है, तो जो सिंधु एवं सतलज के मध्य जो हिमालय स्थित है उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, पंजाब हिमालय। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है। देखिए जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, इसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है और ये स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ियों पर, इसलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। और जो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है वो भी ध्यान रखिएगा, उसका नाम है दोदा बेट्टा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप के कौन से 2 देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं। देखिए यूरोप के जो 2 देश हैं स्पेन और पुर्तगाल, इनको मिला करके आइबेरिया कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख है। देखिए जो संविधान में 6 मूल अधिकार दिए हुए हैं उसमें जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात की गई है वो उनको सुरक्षा देने की बात किया गया है, वो किया गया है अनुच्छेद 29 के तहत, इसलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में इनके हितों का संरक्षण तथा उनकी सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख है, जबकि जो अनुच्छेद 30 है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 30 के तहत जो है वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना
और उनके प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है अल्पसंख्यक वर्गों का। और जो अनुच्छेद 24 है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 17 है इसको संविधान में अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार के लिए है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो अभिकथन इसका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको सीएजी कहा जाता है, इसको राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय पदच्युत यानी उसके पद से हटाया जा सकता है। देखिए बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो पद है ये एक संवैधानिक पद है और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत बात किया गया है। इसको उसके पद से उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के जो समावेदन होता है उसी के आधार पर इनको राष्ट्रपति हटाता है। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस प्रकार ए गलत हो गया, आर सही हो गया, तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया जा गया है। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश बनना है उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सेकंड है अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। देखिए ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरराज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। देखिए जो इंटर स्टेट काउंसिल है इसके गठन का जो बात किया गया है वो अनुच्छेद 263 के तहत किया गया, इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा। देखिए इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। देखिए जो अनुच्छेद 315 है इसके तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है और संयुक्त जो लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष एवं जो सदस्यों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताना कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कुछ संप्रदाय दिए हैं और उनके संस्थापक दिए हुए हैं। तो जो आजीवक संप्रदाय है उसके जो संस्थापक हैं वो मखली गोशाल है, बिल्कुल सही सुमेलित है। वरकरी जो संप्रदाय है इसके जो संस्थापक है वो नामदेव हैं। धनकरी के जो हैं वो रामदास हैं और रामावत जो संप्रदाय है इसके जो संस्थापक हैं वो रामानुज नहीं है बल्कि वो रामानंद हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके संस्थापक जो है रामानंद है। रामानुज ने जो है वो श्री वैष्णव नामक संस्था का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है, कौन सा एक ऐसा रोग है जो फंगल डिसीज नहीं है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, खसरा। खसरा जो रोग है वो फफूंद जनित रोग नहीं है बल्कि यह एक विषाणु जनित रोग है जिसको ये वायरस डिसीज है और इसका जो वायरस है वो है पैरामिक्सो वायरस जो है वो इसका वाहक है और ये प्रभावित करता है त्वचा को, ये त्वचा को प्रभावित करने वाला रोग है। जबकि ये दमा हो गया, एथलीट फुट हो गया और गंजापन हो गया, ये तीनों ही जो है वो फंगल डिसीज है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन 1981 में किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। देखिए इसका जो उद्देश्य था वो जो भी जीर्ण उद्योग थे उनका पुनरुत्थान करना था, इसलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला है कि भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या जो है सीमांत प्रकार की। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत में जो सर्वाधिक जोत है वो सीमांत प्रकार के हैं। सीमांत कृषक वो होते हैं जिनके पास जो भूमि का आकार होता है वो 1 हेक्टेयर से कम का होता है। तो ध्यान रखिए 1 हेक्टेयर से कम की जो भूमि होती है उसको सीमांत जोत में आती है। सेकंड है हरित क्रांति का जो प्रारंभ है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। देखिए बिल्कुल सही, जो तृतीय हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1960 के आसपास से, तो वो तृतीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ होता है। थर्ड है कि भारतीय हीरा जो संस्थान है वो सूरत में स्थापित है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो तीनों ही सही है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सत्य हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है। देखिए जो अमीनो अम्ल प्रोटीन प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित होता है वो है टायरोसिन, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, टायरोसिन। देखिए टायरोसिन जो है ये जो भी प्रोटीन की प्रचुरता होती है ऐसे ही खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है और जो टायरोसिन की कमी
कमी से व्यक्ति जो है वो स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे विटामिन का नाम दिया हुआ है और उसका केमिकल नाम दिया हुआ है। देखिए विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है वो पेंटोथेनिक अम्ल है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है वो फोलिक एसिड है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और विटामिन B2 को जो है वो फ्लिक्यूनोन नहीं कहा जाता है, ये गलत सुमेलित है। जो फ्लिक्यूनोन कहा जाता है ये विटामिन के का नाम है, तो ये भी देखिएगा ये जो विटामिन के है इसका नाम है। और विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस एक नदी का जो उद्गम है वो मैकाल का पठार नहीं है। देखिए जो मैकाल का पठार है, मैकाल के पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तो देखिए इसके उत्तर से तो सोन नदी निकलती है मैकाल के पठार से, और इसके पश्चिम से निकलती है नर्मदा नदी, ध्यान रखिएगा इसके पश्चिम से नर्मदा नदी निकलती है, और इसके दक्षिण से निकलती है महानदी। मैकाल पठार के दक्षिणी भाग से निकलती है महानदी। जबकि जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है ये महाराष्ट्र के नासिक से होता है, ध्यान रखिएगा इसका जो उद्गम होता है वो महाराष्ट्र के नासिक से होता है, और ये दक्षिण भारत की सबसे जो है वो लंबी नदी है, ये भी ध्यान रखिएगा गोदावरी नदी। इसलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा, गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो मैकाल के पठार से नहीं होता है। मैकाल का पठार कहाँ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा मैकाल का पठार जो है वो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए हुए हैं, एक अभिकथन है दूसरा कारण है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला है कान नाक एवं गले के डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। कारण है क्योंकि उत्तल दर्पण पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देता है। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा डी। ए गलत है और आर सही है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। देखिए जो कान नाक एवं गले के डॉक्टर होते हैं वो उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और उत्तल दर्पण जो होता है वो पास स्थित वस्तुओं को बड़ा करके उसका प्रतिबिंब दिखाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है। प्रमुख स्थल दिए हैं, उनकी अवस्थिति दी है। ओपेरा हाउस जो है वो सिडनी में अवस्थित है, काबा जो है वो मक्का में अवस्थित है, ग्रांड कैनान जो है वो अरिजोना में स्थित है, और मर्डेका पैलेस जो है ये देखिए मिस्र में अवस्थित नहीं है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब जो है डी हो जाएगा। मर्केडा जो पैलेस है ये जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है, ध्यान रखिएगा ये जकार्ता इंडोनेशिया में अवस्थित है, इस वजह से जो है डी वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे भी एक अभिकथन है और दूसरा कारण है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो देखिए अभिकथन है इसका कि आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है। देखिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आर्गन गैस जो होती है वो विद्युत बल्बों में भरी जाती है क्योंकि इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। देखिए ये दोनों ही सही है और ये सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो आर्गन गैस होती है वो विद्युत बल्बों में भरी जाती है क्योंकि इसकी उपस्थिति में जो तंतु का जीवन काल होता है वो बढ़ जाता है। आर्गन गैस को सुस्त गैस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको जो है वो सुस्त गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। देखिए बिल्कुल सही है, जो सूर्य का प्रकाश निकलता है वो नाभिकीय संलयन से निकलता है, और जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो देखिए यहाँ पे पहला है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन भार का पिरामिड सीधा होता है। देखिए जो स्थलीय पिरामिड होता है वहां पे जो जीव भार का पिरामिड होता है वो सीधा बनता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है कि घास के मैदान में जीव भार का जो पिरामिड होता है वो भी सीधा होता है। देखिए ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, घास के मैदान में भी जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। और एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी जैसे तालाब हो गया, वहां पे जीव भार का पिरामिड जो होता है वो उल्टा बनता है। देखिए ध्यान रखिएगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव भार का पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है इसका अपवाद है। देखिए जो आर्टिकल 170 है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 170 जो है वो विधानसभा की संरचना के बारे में उल्लेख करता है, और वो कहता है कि प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा होगी वहां पे मैक्सिमम जो होगी वो 500 सदस्य हो सकते हैं और मिनिमम जो है वो 60 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके अपवाद हैं। अपवाद कौन है, तो ध्यान रखिएगा इसका अपवाद जो गोवा है, गोवा में कितनी सीटें हैं तो 40 है। मिजोरम इसका अपवाद है, मिजोरम में भी 40 है। इसके बाद से जो सिक्किम है, सिक्किम में भी जो है सीटें कितनी हैं 32 हैं, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखिएगा गोवा, मिजोरम
और सिक्किम। 1, 2 और 3, 1, 2, 3 कौन सा स्टेटमेंट में दिया है? ए। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है। देखिए कौन सा ऐसा व्यय है जो भारत की जो संचित निधि है उस पर भारित है। देखिए जो संचित निधि की बात की गई है वो संविधान में आर्टिकल 266 के तहत किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 266 जो है वो भारत एवं राज्य की जो संचित निधियां हैं इनका लोक लेखा है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 266 के तहत किया गया है। तो पहला है इसमें कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जिसको बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इनका पेंशन जो है वो संचित निधि पर भारित है। राष्ट्रपति का वेतन ये भी बिल्कुल भारित है। और उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जो हो गया, इन सभी का जो जजों का वेतन होता है वो भी संचित निधि पे भारित होता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा एक जो है वो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 61 का, वो हो जाएगा सी, दीवान ए कोही। दीवान ए कोही जो है इसकी जो स्थापना है कृषि विभाग के लिए किया गया था और इसकी स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ना कि फिरोज शाह तुगलक ने, इसलिए सही जवाब सी हो जाएगा। बाकी जो है दीवाने बंदगान, दारुल शफा और दीवाने इस्तिहाक, ये सभी तीनों की जो स्थापना हुआ था वो फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित है, बताना है। यहाँ पे कुछ मत दिए हैं और उनके संस्थापक दिए हैं, तो बताना है कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। देखिए विशिष्टाद्वैत जो मत है इसकी स्थापना रामानुजाचार्य ने किया था, बिल्कुल सही सुमेलित है। और द्वैतवाद की जो स्थापना है वो मध्वाचार्य ने किया था। और शुद्धाद्वैतवाद जो है इसकी स्थापना वो वल्लभाचार्य ने किया था। तीनों ही सही सुमेलित, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है यहाँ पे कथन कि मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए जो विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है मार्कंडेश्वर मंदिर को, यह महाराष्ट्र में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में वैनगंगा नदी के तट पर स्थित है। तो सेकंड जो है कि यह मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है, तो देखिए बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये मंदिर जो है वो गुजरात में नहीं बल्कि ये महाराष्ट्र के जो है वो गढ़चिरौली जो जिला है, गढ़चिरौली जिले में और वैनगंगा नदी के तट पर जो है ये मंदिर स्थित है। इसलिए सेकंड वाला गलत हो गया, केवल एक सही, इसलिए सही जवाब इसका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, केवल एक जो है वो सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन, मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक सबसे पूर्व में स्थित है? देखिए कौन सी पहाड़ी है जो सबसे पूर्व में स्थित है, मध्य भारत की पहाड़ियां पूछ रहा है। देखिए सबसे पश्चिम में तो सतपुड़ा है, ध्यान रखिएगा, सबसे पश्चिम में तो सतपुड़ा है। सतपुड़ा के बाद से महादेव आता है, महादेव के बाद से जो है वो मैकाल आता है और मैकाल के बाद से जो है वो छोटा नागपुर पठार आता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कोयला क्षेत्र दिया है, उनकी अवस्थिति दिया है। देखिए जो तलचिर कोयला क्षेत्र है वो महानदी घाटी उड़ीसा पे स्थित है, बिल्कुल सही है। कर्णपुरा जो कोयला क्षेत्र है ये दामोदर घाटी में स्थित है, भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और इसके अलावा जो सिंगरैली है वो भी गोदावरी घाटी में स्थित है, बिल्कुल सही है। परंतु जो सिंगरौली है, कंफ्यूज मत करिएगा, सिंगरेनी और सिंगरौली, सिंगरेनी जो है वो गोदावरी घाटी में स्थित है, सिंगरौली जो है वो नर्मदा घाटी में नहीं स्थित है, ध्यान रखिएगा। जबकि बल्कि ये जो है वो सोन नदी घाटी में स्थित है, जो सोन नदी घाटी है वहां पे ये स्थित है। और ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, डी वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन, निम्न पर विचार करना है और घटनाओं का जो है सही कालक्रम के अनुसार उत्तर चुनना है। देखिए जो पावना विद्रोह हुआ था, ध्यान रखिएगा, पावना विद्रोह जो हुआ था ये 1873 से लेकर के 1885 में हुआ था। संथाल विद्रोह जो हुआ था ये 1855 से लेकर के 1856 में हुआ था। और जो ताना भगत आंदोलन था ये 1914 में हुआ था और एका आंदोलन जो है वो 1922 में हुआ था। इस प्रकार अगर हम सही क्रम लगाएंगे तो पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। तो पहला है मोरी बंद डेल्टा। देखिए जो मोरी बंद डेल्टा है ये बंगाल डेल्टा का उपविभाग है, बिल्कुल सही सुमेलित है ये। और टेलीग्राफिक पठार जो है, टेलीग्राफिक पठार ये उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और मानव गतिविधियों से परिवर्तित जो पर्यावरण है उसको एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा, 1 2 3
जो है वो सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक कथन और कारण दिया है, बताना है कौन सा जो है वो सही है। तो पहला है इसका अभिकथन कि सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता है। देखिए बिल्कुल सही है, अगर सुई चुभाया जाता है तो मस्तिष्क को दर्द नहीं फील होता है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क में जो दर्द ग्राहिकाएं होती हैं उनका अभाव होता है। तो ये कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से किस एक को फल शर्करा भी कहा जाता है। देखिए जो फल शर्करा कहा जाता है ये फ्रक्टोज को कहा जाता है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। फ्रक्टोज को जो है वो फल शर्करा कहा जाता है। फ्रक्टोज जो होता है वो फलों के मीठे स्वाद का कारण है और यह एक मोनोसैकेराइड है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। 70 नंबर क्वेश्चन है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, बताना है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में। तो देखिए पहला है कि ये वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत होते हैं। देखिए बिल्कुल सही है, जो उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं ये भूमध्य रेखा के आसपास वाले एरिया में पाए जाते हैं और इन वनों में जो पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में सर्वाधिक जो है वो जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता होती है वो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में होती है और ये जो है भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत होते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। ग्रीन मफलर से तात्पर्य है। देखिए जो ग्रीन मफलर है जिसका तात्पर्य है कि जो भी ध्वनि प्रदूषण होता है उसको नियंत्रित करने वाले जो हरे पौधे होते हैं उन्हीं को ग्रीन मफलर कहा जाता है और ये हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं। इससे जो ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है इनमें बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे होते हैं ग्रीन मफलर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर क्वेश्चन है बेरी बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो होता है। देखिए बेरी बेरी जो पोषण संबंधी विकार है ध्यान रखिएगा ये थायमीन की कमी से होता है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, थायमीन की कमी से होता है। थायमीन का जो किसका नाम है, तो ये विटामिन B1 का नाम है। थायमीन इसी की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 73 नंबर क्वेश्चन है कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित है ये बताना है। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, देखिए जो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है ये सिकंदराबाद में स्थित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और राष्ट्रीय दृष्टिहीन जो संस्थान है वो देहरादून में है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान जो है ये कोलकाता में स्थित है। तो तीनों ही जो है सही सुमेलित है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है उनका जो है सही क्रम क्या दिया है, इनकी स्थापना का क्रम बताना है। देखिए जो दिल्ली कॉलेज की स्थापना की गई थी ना वो 1824 में किया गया था, दिल्ली कॉलेज की स्थापना। मेयो कॉलेज की जो स्थापना ये अजमेर में किया गया था और ये 1875 में किया गया था अजमेर में, ये भी ध्यान रखिएगा। और हिंदू कॉलेज जो कोलकाता में स्थापित किया गया था इसकी स्थापना 1817 में किया गया था। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा 3, 1, 2 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा 20 का सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कथन है उस पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। तो पहला है अमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी यानी आसपास का क्षेत्र होता है, ये बिल्कुल सही है। और सेकंड है कि अमलैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी। 1 और 2 जो है दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 76 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक अभिकथन दिया है और दूसरा कारण दिया है और बताना है कौन सा आंसर जो है वो सही होगा। तो पहला है सिलिकॉन जो है वो एक अर्धचालक है, वो सेमीकंडक्टर है, बिल्कुल सही है। सिलिकॉन जो है वो एक अर्धचालक है क्योंकि सिलिकॉन की जो वैद्युत चालकता होती है वो अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, परंतु जो चालक होते हैं उनकी अपेक्षा बहुत कम होती है। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ये सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन कि महासागर वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ रही हो तो उसको क्या कहा जाता है। महासागर का वह क्षेत्र जहाँ पे जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे वहां की जो लवणता होती है वो भी धीरे धीरे बढ़ती है, ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो देखिए ऐसे क्षेत्र को हेलोक्लाइन कहा जाता है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। 78 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक बंबई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा कौन है कि नहीं जाने जाते हैं। देखिए जो बंबई त्रिमूर्ति होते हैं उसमें कौन आता है, तो उसमें फिरोज शाह मेहता आते हैं और केटी तेलंग आते हैं और बदरुद्दीन तैयब जी आती हैं। इन तीनों लोगों को जो है
वो बम्बई त्रिमूर्ति कहा जाता है। और इन लोगों ने जो है वो 1885 में मिल करके बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया था, इसीलिए इन लोगों को बम्बई त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन का वो हो जाएगा बी, जीडी देशमुख जो है वो त्रिमूर्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे देखना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे चारागाह या हिल स्टेशन दिए हैं और उनकी अवस्थिति कहाँ पे है ये दी हुई है। देखिए बन्नी चारागाह जो है ये पाया जाता है गुजरात में, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और बाग्याल जो चारागाह होता है, बाग्याल वो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और जो खजियार होता है, खजियार वो सिक्किम में नहीं पाए जाते हैं, गलत है। खजियार जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। और इसके अलावा जो डी है वो पहलगाम जो चारागाह है ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए हुए हैं, एक अभिकथन है दूसरा कारण है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला है कि जो सोडियम धातु होती है, सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा जो है सोडियम को वो केरोसिन के तेल में रखा जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्योंकि जो सोडियम होती है वो वायु में बहुत अधिक क्रियाशील हो जाता है, इसी कारण जो इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो ये दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पे स्थित है। देखिए जो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो है ये नई दिल्ली में अवस्थित है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है वो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। देखिए जो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित हुआ था वो हुआ था 1956 में, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित है, बताना। यहाँ पे कुछ रचना दिया है और उसके लेखक दिए हुए हैं। देखिए जो तबकाते जो अकबरी है इसके जो लेखक है वो निजामुद्दीन है, बिल्कुल सही सुमेलित है। तारीख यामिनी के जो लेखक है वो अल उतबी है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो तारीख फिरोज शाही है इसके जो लेखक है वो जियाउद्दीन बर्नी है, तो तीनों ही सही सुमेलित है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा, जो सभी कथन है वो सुमेलित हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे भी एक कथन दिया है और एक कारण दिया है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। देखिए धन विधेयक जिसकी बात किया गया है अनुच्छेद 109 के तहत, और कहा जा रहा है कि ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। देखिए बिल्कुल सही है, जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के साथ ही इसको केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। कारण क्या है कि संविधान का अनुच्छेद 109(1) यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो दोनों इसके जो स्टेटमेंट है वो सही हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए मैरियाना या इसको चैलेंजर कहा जाता है, ये सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है। देखिए जो मैरियाना ट्रेंच है ये सबसे गहरी महासागरीय गर्त है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन है शाहजहां के द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के किस कवि को राज कवि नियुक्त किया गया था। तो शाहजहां के समय कौन सा ऐसा कवि था जो ईरानी फारसी पद्य शैली का था और उसको राज कवि नियुक्त किया गया था, तो वो कवि था कलीम। इसका सही जवाब डी हो जाएगा कलीम को जो है वो राजकवि नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम मृग मरीचिका की व्याख्या किस एक सिद्धांत के आधार पर की जाती है। देखिए जो मिराज होता है, इसको इंग्लिश में मिराज कहते हैं मृग मरीचिका को, तो इसकी जो व्याख्या की जाती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर की जाती है, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ पर होता है। देखिए बिल्कुल सही, जो प्रकाश के रंग का निर्धारण होता है वो उसकी वेवलेंथ पे आधारित है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और जो पराश्रव ध्वनि होती है उनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिसको मनुष्य नहीं सुन पाता, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर भी इसके बाद भी जो जैसे कि चमगादड़ हो गए वो इन ध्वनियों को सुन सकती हैं। और थर्ड है स्टेटमेंट ऊर्ध्वापातन, जिसको सब्लिमेशन कहा जाता है, ये एक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल का ठंडा रहता है। देखिए बिल्कुल गलत है, जो मिट्टी के घड़े में जल ठंडा होता है वो ऊर्ध्वपातन नहीं बल्कि वो वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि इसमें किसी भी ठोस का
बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में ये बदल जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे इसका एग्जाम्पल कपूर। तो इस प्रकार थर्ड तो गलत हो गया, 1 एंड 2 सही, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए कार्यशील जनसंख्या जो होती है वो 15 से 64 वर्ष के आयु समूह के अंतर्गत आती है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, लाइकेन से संबंधित कथनों पर बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो देखिए लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण के जैव सूचक होते हैं, बिल्कुल सही है। ये नगरों के समीप नहीं पाया जाता क्योंकि नगरों के आसपास जो है वो बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है और प्रदूषण के ये सूचक होते हैं, तो ये नगरों के आसपास नहीं पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जा सकता है। देखिए अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो धन विधेयक है इसको केवल लोकसभा में ही स्थापित किया जाता है, इसको राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाता है। इसको स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है, और अगर ये लोकसभा से पास होकर के ये राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा इसको मैक्सिमम 14 दिनों तक ही अपने पास रोक सकती है। अगर 14 दिनों में उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो इसको पास मान लिया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 91 का वो हो जाएगा डी, सिर्फ 14 दिनों तक ही रोक सकती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो भी जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है वहां पे जो एनर्जी का फ्लो होता है वो एक दिशा होता है, 1 डायमेंशनल होता है। और सेकेंड इसमें कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। देखिए ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है कि शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। देखिए बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। जो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं जिनका जो है दरगाह कहाँ पे है, तो ये दिल्ली निजामुद्दीन में ही है, और ये जो थे वो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे और उसके ये प्रमुख सूफी संत थे। इनका जो जन्म हुआ था वो बदायूं में हुआ था, भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इन्हें महबूब इलाही कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इन्होंने विवाह नहीं किया था, फिर भी इनको जो है महबूब इलाही कहा जाता था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी जो है वो नहीं है। कौन सी ऐसी जनजाति है जो अंडमान और निकोबार की मूल निवासी नहीं है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, रेगमा। रेगमा जो जनजाति है ये एक नागा जनजाति है। ध्यान रखिएगा ये एक नागा जनजाति है, ये अंडमान निकोबार में नहीं पाई जाती है, बल्कि ये नागालैंड और असम में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा ये नागालैंड एंड असम वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। इसके अलावा जो हालचू हो गया, शोम्पेन हो गया, ओंजी हो गया, तीनों जो अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बताना है। तो देखिए बॉमडिला जो दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। नाथुला जो दर्रा है वो मेघालय में स्थित नहीं है, ध्यान रखिएगा। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा वो सिक्किम में है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। इसके अलावा भी देख लेते हैं, जेलेपला जो है वो सिक्किम में पाया जाता है, मुलिंगला जो है वो उत्तराखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा जो बांध है वो चंबल नदी पर स्थित है। देखिए गांधी सागर बांध और राणा प्रताप बांध और जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना, ये तीनों ही जो हैं वो चंबल नदी पर अवस्थित है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए जो क्रोमियम है ना, क्रोमियम का जो प्रयोग किया जाता है वो स्टील के साथ उसको लोहे के साथ इसको मिक्स करके धब्बा रहित स्टील बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 97 का वो हो जाएगा बी, क्रोमियम। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही आंसर बताना है, मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ संस्थान दिए हैं और उनकी अवस्थिति दी है। तो पहला है कि केंद्रीय शुष्क कृषि भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान। देखिए जो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान है ये है हैदराबाद में, इसको बी 2 से मैच करेंगे। और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है, कृषि विपणन संस्थान वो जयपुर में अवस्थित है। और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मैसूर में स्थित है। और सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान जो है वो झांसी में अवस्थित है। तो 2, 1, 4, 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो
ए हो जाएगा, 2 1 4 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। ये मैथ के क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 29वां स्थान है। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया, 5 छात्र उसमें अनुत्तीर्ण रहे, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे? देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो डी आएगा, 55 छात्र थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन में बताना है लुप्त संख्या कौन सी होगी। देखिए यहाँ पे जो लग रहा है रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पे अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस जो है आप 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा आपका 21। तो इसी प्रकार अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 94, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। 101 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माता, तो ए का डी से क्या संबंध है? देखिए जो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो ए का जो डी से संबंध होगा वो पोती का होगा, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन, शब्दों का विषम युग्म चुनना है, बताना है कौन सा जो है इसमें विषम है। देखिए आयतन का जो मापन किया जाता है वो लीटर में किया जाता है, दबाव का जो मापन किया जाता है वो बैरोमीटर में नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। बैरोमीटर में तो किया जाता है वायुमंडलीय दाब का, ये ध्यान रखिएगा। जो वायुमंडलीय दाब होता है इसका जो माप किया जाता है वो बैरोमीटर में किया जाता है, बल्कि जो दाब की इकाई होती है ये ध्यान रखिएगा वो पास्कल होती है। इस वजह से सही जवाब इसका बी हो जाएगा। बी जो है वो विषम युग्म है, अन्य सभी सही है। लंबाई का मात्रक जो है वो मीटर में होता है और अवरोध को ओम में मापा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड हो और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई हो और मल्टीप्लाई का अर्थ जो है वो प्लस हो और डिवाइड का अर्थ जो है वो माइनस हो, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? देखिए अगर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही जवाब आएगा वो -32 आएगा, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो महासागर और प्रशांत महासागर तो द्वीप है, तो देखिए प्रशांत महासागर क्या है, तो प्रशांत महासागर है। इस प्रकार से जो द्वीप है यहाँ पे कौन सा जो दिया हो इसमें द्वीप है, तो देखिए जो ग्रीनलैंड है ये एक द्वीप है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। बाकी आयरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड ये जो है ये द्वीप नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कूट में सही विकल्प का चयन करना है, बताना है। देखिए जो ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा डी, इसका सही जवाब आएगा। यहाँ पे जो ट्रिक लग रही है ध्यान रखिएगा, ई से एफ, देखिए ई से एफ जो बन रहा है, ई से एफ बनने में +1 हो रहा है। इसी प्रकार जी से आई बन रहा है तो +2 बन रहा है, जी से आई बन रहा है तो +2 बन रहा है, इसे आई से एल बन रहा है तो +3 बन रहा है, के से ओ बन रहा है तो +4 बन रहा है। इसी प्रकार इसको करेंगे, इसका +1 +2 यहाँ पे +3 और इसका +4, तो इसका डी सही जवाब आएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 नंबर क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर बैठा है स्थान पर है और बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, यदि दोनों आपस में स्थान को बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? देखिए इसका जो अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही जवाब आएगा वो सी आएगा, पंक्ति में टोटल 23 बच्चे हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनका योग, अंतर एवं गुणनफल 5:1:18 है के अनुपात में, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? देखिए इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 45, इसका सही जवाब बी हो जाएगा 45। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन, 11 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाजित है परंतु वो 3 से विभाजित नहीं है? ध्यान रखिएगा 7 से तो विभाजित हो रही है परंतु 3 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ऐसी जो संख्याएं हैं टोटल 4 है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। ऐसी संख्याएं जो है वो 4 हैं, जैसे 14 हो गया, 28 हो गया, 35 हो गया, 49 हो गया, ये जो है ये 3 से विभाजित नहीं है परंतु ये 7 से जो है वो विभाजित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 नंबर क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था? तो उसके 1 साल बाद पूछ रहा है, तो कौन सा दिन था? तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, सोमवार था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे न्यूनतम है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे नगरीय जनसंख्या है वो सबसे कम है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, श्रावस्ती। श्रावस्ती में जो है सबसे कम जो है शहरी पॉपुलेशन है। उत्तर प्रदेश की जो टोटल शहरी जनसंख्या है वो ध्यान रखिएगा टोटल जो है वो 22.3% लोग जो है वो शहरों में निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक कहाँ पे निवास करते हैं? तो सर्वाधिक जो है वो मैक्सिमम जो है वो गाजियाबाद में है, तो ये ध्यान रखिएगा जो सर्वाधिक है वो गाजियाबाद में है और न्यूनतम कहाँ पे? तो श्रावस्ती में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सी किसकी एक की स्थापना जो है सबसे बाद में हुई थी? देखिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जिसको
ICCI कहा जाता है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1948 में किया गया था। और सेकंड है भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम ICICI, इसकी स्थापना 1955 में किया गया था। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये नाबार्ड है, इसकी जो स्थापना किया गया था वो 1982 में किया गया था। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जिसको IDBI कहा जाता है, इसकी स्थापना किया गया था 1964 में। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन में तो सबसे बाद में स्थापना नाबार्ड का हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए एगमार्क जो है ये गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है और इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन, राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयाल बाग कहाँ पे स्थित है। देखिए जो दयाल बाग स्थित है वो आगरा में स्थित है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, उत्तर प्रदेश के किसी नगर के मेयर के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो मेयर के बारे में बात किया गया है, तो पहला है कि वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल सही है, मेयर जो होता है वो नगर का प्रथम नागरिक होता है। और वह नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है, बिल्कुल सही है। और थर्ड है कि कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी वह होता है, तो जो भी कार्यकारिणी समिति उसका पदेन सभापति होता है और वो नगर निगम का पदेन सदस्य होता है और नगर का प्रथम नागरिक होता है। तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है वो सत्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन बताना है। पहला है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी। देखिए बिल्कुल सही है, जो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड इसकी स्थापना 1974 में किया गया था। और उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की जो स्थापना हुई थी वो 1954 में हुई थी। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे मैच करना है, कुछ वन्यजीव विहार दिए हैं और उनकी अवस्थिति दिया हुआ है। देखिए जो पटना जो वन्यजीव विहार है वो एटा में है, ध्यान रखिएगा वो एटा में है। पार्वती अनगा जो है वो गोंडा में है, चंद्रप्रभा जो है वो चंदौली में है और रानीपुर जो वन्यजीव विहार है वो बांदा में है। इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा वो 4 3 2 1, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरोरा किस जिले में स्थापित है। देखिए जो नरोरा की स्थापना हुई है वो बुलंदशहर जिले में, इसलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए हुए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो देखिए इसमें जो पहला है अभिकथन की भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का जो अवमूल्यन है वो किया जाता है। देखिए जो मुद्रा का अवमूल्यन है, जो अपनी करेंसी को डिवैल्यूएशन किया जाता है, डिवैल्यूएट किया जाता है, ये हमेशा जब भी जो हमारा ट्रेड बैलेंस होता है उसको सही करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। सेकंड है कि इसके आयात, इसमें होता क्या, इसके जो आयात होते हैं वो महंगे हो जाते हैं और निर्यात जो है वो सस्ते हो जाते हैं, तो बिल्कुल सही है, आयात महंगा हो जाएगा इसलिए जल्दी चीजें आयात नहीं होंगी और निर्यात जो है वो सस्ते हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल दोनों ही सही और सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काट कर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है। तो जो गोखर पहाड़ है वहां पे चट्टानों को काट कर जो 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं वो बनाया गया है महोबा जिले में, इसका सही जवाब ये हो जाएगा महोबा। श्रावस्ती में देखिए क्या है, तो श्रावस्ती में जो तृतीय तीर्थंकर थे भगवान संभवनाथ, ये जैन के जो भगवान संभवनाथ थे इनसे संबंधित है। और कौशाम्बी जो है ये जो घोषिताराम विहार है वो कौशाम्बी में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा, घोषिताराम विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। देखिए जो बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया वो चिनाब नदी पे किया गया, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। चिनाब नदी जो है जम्मू कश्मीर की नदी है और ये जो ब्रिज बनाया है बेली सस्पेंशन ब्रिज, इसको जो है वो सीमा सड़क संगठन BRO ने इसको बनाया है, ध्यान रखिएगा। इसका जो उद्घाटन किया है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, जनवरी 2023 में जय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल था। तो जो जनवरी 2023 में जय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था नई दिल्ली में, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया था। और इसकी जो थीम थी वो था ऊर्जा पारिषद एक सतत भविष्य के लिए समाधान। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। देखिए जो हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है वो विशाखापट्टनम को किया गया, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, विशाखापट्टनम।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। 125 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत एवं किस देश के मध्य किया गया है? तो जो युवा एवं पेशेवर योजना है, इसका जो प्रारंभ किया गया है वो भारत एवं यूके के मध्य किया गया। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, भारत एवं यूके के मध्य किया गया है। इस योजना के तहत जो भी 3000 डिग्री धारक होंगे, इनको एक दूसरे के देश में रहने और कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन, S20 शिखर सम्मेलन के संबंध में कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो है कि जो S20 शिखर सम्मेलन है, ये जनवरी 2023 में इस शिखर सम्मेलन की जो प्रथम बैठक है, इसका आयोजन पुदुचेरी में किया गया है। बिल्कुल सही है। सेकंड है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। 127 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए इसमें जो भारत का स्थान है वो 85वां स्थान, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। और जो प्रथम स्थान इसमें मिला है वो मिला है जापान को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2023 में क्रिस हिपकिंस को किस देश के 41वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? देखिए जो क्रिस हिपकिंस है, ये 41वें प्रधानमंत्री बने हैं और ये बने हैं न्यूजीलैंड के। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, ये न्यूजीलैंड के बने हैं और इन्होंने जैसिका आर्डन का स्थान लिया है। ये भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है वो जैसिका आर्डन का जो है स्थान लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम क्या रखा गया है? देखिए जो एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है, इसका जो नाम रखा गया है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। देखिए जो इसका जो योजना का प्रारंभ जनवरी में किया गया था और इसका नाम जो है प्रधानमंत्री के नाम पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रख दिया गया है। और इस योजना का जो प्रारंभ हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2023 को किया गया था। इस एकीकृत योजना में जो अंत्योदय अन्न योजना है तथा प्राथमिकता घरेलू योजना है, इन दोनों का ही जो है वो विलय कर दिया गया था। तो ये प्राथमिकता घरेलू योजना और अंत्योदय कल्याण अन्न योजना जो है, इसका दोनों का विलय करके इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। 130 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में मध्य पूर्व के किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया है? देखिए जो ये चंद्र रोवर है राशिद, इसको किसने लॉन्च किया है? तो ये है यूएई का, संयुक्त अरब अमीरात का। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, ये यूएई का है और इसका नाम है राशिद। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। 131 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? जो भी 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नागपुर महाराष्ट्र में जो है वहाँ पे स्थल है राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, वहीं पे इसका जो है आयोजन किया गया है। और इसकी जो थीम थी, ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी जो थीम थी वो थीम था इसका महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। 123 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किस मंत्रालय के तत्वाधान में 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन था, इसका आयोजन एमपी के इंदौर शहर में किया गया है और इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। और इस समय जो थीम थी, इसकी थीम भी याद रखिएगा, इसकी थीम थी डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 133 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2023 में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन था, उसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है और उसका नाम चेंज करके अमृत गार्डन कर दिया गया है, अमृत उद्यान कर दिया गया। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश बना है? देखिए जो यूरोजोन अपनाने वाला देश बना है वो है क्रोएशिया। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, क्रोएशिया जो है वो बन गया है 20वां देश। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों की सेनाओं के मध्य साइक्लोन फर्स्ट नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया है? देखिए जो साइक्लोन फर्स्ट संयुक्त अभ्यास किया गया है वो भारत एवं मिस्र के बीच किया गया है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, भारत एवं मिस्र के बीच हुआ है। इसका जो आयोजन हुआ है वो भी ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन जो है वो जैसलमेर में किया गया है, राजस्थान के जैसलमेर में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 135 नंबर क्वेश्चन, 136 नंबर क्वेश्चन। 136 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनियों में से फितूर फोरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो का आयोजन कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो जो फितूर है, इसका जो आयोजन किया गया है वो मैड्रिड स्पेन में किया गया है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, मैड्रिड स्पेन में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137,
137 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में मनाए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, बताना है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में बात करनी है। देखिए, इसका जो महोत्सव का जो आयोजन है वो 12 जनवरी को किया गया है, बिल्कुल सही है। और इस महोत्सव का आयोजन स्थल हुबली जो कर्नाटक में अवस्थित है वहाँ पे किया गया है। और इसकी जो थीम थी वो विकसित युवा विकसित भारत, तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है ये विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में कलवारी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया है। देखिए, जो कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी जिसको भी भारतीय सेना में नौसेना में सम्मिलित किया गया है वो है INS वागीर। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, INS वागीर। नेक्स्ट हम देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कुछ पुस्तकें दी हुई हैं, उसके लेखक दिए हुए हैं। देखिए, जो नाउ यू ब्रीथ नामक जो पुस्तक है वो राखी कपूर ने लिखा है, बिल्कुल सही है। और पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 ये चेतन भगत का पुस्तक है। और विक्ट्री सिटी जो है ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है। और अ प्रॉमिस्ड लैंड, देखिए अ प्रॉमिस्ड लैंड जो है वो मानसी गुलाटी की पुस्तक नहीं है, बल्कि ये बराक ओबामा की पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, ये बराक ओबामा की पुस्तक है, इसलिए जो है सही सुमेलित नहीं है, तो डी इसका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का कि जनवरी 2023 में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। देश का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना है वो बना है राउरकेला ओडिशा में। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कटक नहीं, राउरकेला ओडिशा में इसका जो है बन करके तैयार हुआ है। और इस स्टेडियम का जो नाम है वो है बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये भी ध्यान रखिएगा, उसका नाम है जो है बिरसा मुंडा स्टेडियम। तो इस टेस्ट में हमने 140 क्वेश्चन कंप्लीट किया। ये टेस्ट आज कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए।